हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 26 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हेनरीज लॉ को। इसका लास्ट टॉपिक पेंडिंग था एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ करेंगे एंड इसके बाद पार्शियल प्रेशर समझेंगे हम। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशंस में देखो, सबसे पहले अगर एप्लीकेशंस देखें हेनरीज लॉ की, देखो सबसे पहले आएगा एनॉक्सिया। क्या है? एनॉक्सिया। वैसे ये एप्लीकेशंस की बजाय ना प्रॉब्लम्स है कि इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या डिजीज़ेस हो जाती हैं। ठीक है, तो एनॉक्सिया क्या होता है, जब हम क्या है, जैसे लोग पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब एल्टीट्यूड ऊपर हो जाता है तो जो पर्सन है यहाँ पे इस जगह पे क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब ऑक्सीजन का ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हमने कल ही बात की, मतलब लास्ट लेक्चर में बात की थी हेनरीज लॉ में, कि अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो क्या है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन से लिक्विड में ऑक्सीजन गैस ने सॉल्युबल होना है? ब्लड में। तो ब्लड में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? डिक्रीज़ कर जाएगी। क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या होती है, ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कंपैरेटिवली। ठीक है, इससे क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। क्या हो जाता है? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, और टिश्यूज। ठीक है, किसमें? इन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम जो अराइज हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का कम होना हायर एल्टीट्यूड पे, उसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे उन्हें कांस्टेंट एनॉक्सिया होता है, क्रॉनिक एनॉक्सिया होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो। मतलब हाँ, उनको हमेशा ही एनॉक्सिया की प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? बेंड्स। क्या है? बेंड्स। तो बेंड्स भी एक प्रॉब्लम है। जब क्या है, मान लो ये क्या है, वाटर बॉडी है कोई यहाँ पे अपने पास, तो इसमें कुछ इस तरीके से अपनी वाटर बॉडी है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे सारा पानी प्रेजेंट है। ठीक है, कोई एक डाइवर गया पानी के अंदर। क्या गया? डाइवर। वो क्या है? पानी के अंदर गया। उन्होंने क्या किया होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं ना साथ में। ठीक है, गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि देखो हाई एल्टीट्यूड है, प्रेशर कम,
ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है हायर अल्टीट्यूड से, ग्राउंड के भी नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसीलिए वाटर बॉडी के अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इन ब्लड, वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। मतलब कि जो हमारे पास सिलेंडर है, सबसे पहले तो आप सिलेंडर के कंपोनेंट्स को समझो कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं सिलेंडर में। सबसे पहले होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है ना, अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी चले जाएगी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राइज होगी, ठीक है। लेकिन सेकंड क्या है, नाइट्रोजन गैस। वो भी क्या है, फिर हाई प्रेशर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड एट द एंड क्या है, जो नाइट्रोजन गैस है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और जब डाइवर पानी से बाहर आएगा ऊपर की तरफ तो प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाए, डिक्रीज़ होने लग जाएगा कंपैरेटिवली, और जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस रिमूव आउट होती रहती है। ऑक्सीजन भी होती है रिमूव, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस रिमूव आउट हो रही है, लेकिन एकदम से जल्दी से बाहर चले गया डाइवर तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस को रिमूव आउट होने का टाइम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जाएगा तो थोड़ी सी ही ब्लड टिश्यूज़ में नाइट्रोजन गैस बच जाएगी, बाकी क्या है, रिमूव आउट हो जाएगी। लेकिन अगर एकदम से चला गया, नाइट्रोजन गैस रिमूव होने का टाइम ही नहीं मिला, तो नाइट्रोजन गैस अब ज़्यादा ही हो जाएगी बॉडी में, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। तो इससे क्या होता है, मसल एंड जॉइंट पेन, क्या होता है, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है। मसल एंड जॉइंट पेन होती है, जिसे हम क्या प्रॉब्लम कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, बेंड्स, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। और ये मसल एंड जॉइंट पेन अब होती क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के बबल्स हमारी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, फिर ब्लड में वो बबल्स की फॉर्म में रहते हैं, बबल्स इन ब्लड, ठीक है। बात क्लियर अब। अब इसी को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि धीरे धीरे डाइवर बाहर आएगा तो सारी ऑक्सीजन गैस क्या है, रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर एकदम से आएगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड क्या है कि हम सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा एक और गैस ऐड कर दें, जो क्या है, हीलियम। हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, हाई प्रेशर भी हो जाए ना फिर भी सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसीलिए क्या है, हम हीलियम गैस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत कम हीलियम गैस क्या है, सॉल्युबल होगी, मतलब कि ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होगी। इसीलिए हमारे जो प्रॉब्लम अराइज होती है, बेंड्स, वो अराइज नहीं होगी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऑक्सीजन की 32% अप्रॉक्सीमेटली हम सिलेंडर्स में लेते हैं, नाइट्रोजन की हम 56% लेते हैं, और हीलियम की हम ऑलमोस्ट 11 to 12% कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। तो यही अपनी क्या थी, दो एप्लीकेशंस कह लो या लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स किसकी, हेनरीज लॉ की, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम गैसियस सॉल्यूशंस की बात करें, किसकी बात करें, गैसियस सॉल्यूशंस की। तो गैसियस सॉल्यूशन देखो, गैसियस सॉल्यूशंस मतलब कि गैस ही सॉल्यूट है,
सॉल्यूट और गैस ही सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये दोनों गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, मतलब कि आपस में अगर रिएक्ट कर लेंगी फिर तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगी, ठीक है। और हम नहीं चाहते कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो, जस्ट इन दोनों का क्या है, मिक्सचर बने, सॉल्यूशन बने, ठीक है। अब देखो पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर मतलब कि इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट लोगे तो PP1 लिख लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा, nRT अपॉन में V, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू R इंटू T अपॉन में V, ठीक है। तो मतलब कि पार्शियल प्रेशर को निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कर देंगे इंटू क्या कर देंगे, RT अपॉन V कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर आपने सॉल्यूट का निकालना है तो क्या आ जाएगा, N2RT अपॉन में V, ठीक है। अब अगर टोटल पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन मान रहे हैं हम कि सॉल्यूशन में अभी हमने 2 ही गैसेस लिए हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट, ठीक है। दोनों गैसेस है और 2 ही गैसेस है पूरे सॉल्यूशन में। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस, इसकी बजाय आप ऐसे लिख लो, PP1 प्लस PP2 हो जाएगा। PP1 और PP2 में से RT अपॉन में V कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, N1 प्लस N2। क्या बच गया, N1 प्लस N2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर आ गया। अब आगे देखो, अगर हम PP1 अपॉन में टोटल प्रेशर की रेशो लें तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो RT से RT क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी RT से RT कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे N1 और डिनोमिनेटर में बच जाएगा N1 प्लस N2। क्या बच जाएगा, N1 प्लस N2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। क्लियर है। और ये किसके इक्वल होता है, Chi1 के, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या हम क्या ले रहे थे, रेशियो ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू Chi2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसी को ही आप कैसे लिख सकते हो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, तो इसे अब हम P2 ही लिख रहे हैं, ओके। तो P2 इज इक्वल्स टू Chi2 इंटू PT, और ऊपर वाले से आ जाएगा P1 इक्वल्स टू Chi1 इंटू PT। यहाँ तक बात क्लियर है। और 1 क्या है, अब सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट की ही मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और इनटू क्या कर देंगे, टोटल प्रेशर कर देंगे। और इधर क्या आएगा, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं हम। हाँ जी, तो बात क्या की थी हमने, गैसियस सॉल्यूशन है, मतलब कि 2 गैसेस लेंगे और दोनों क्या है, नॉन रिएक्टिंग होंगी,
और एक गैस 1 है, एक गैस 2 है। गैस 1 मीन्स सॉल्वेंट और गैस 2 मीन्स सॉल्यूट। ठीक है, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ की जो कि गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। PV इक्वल्स टू क्या आ गया, nRT। ठीक है, तो यहाँ से हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू RT अपॉन में V, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू RT अपॉन में V। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 जो किसके इक्वल आ जाएगा, RT अपॉन में V इंटू क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखो पार्शियल प्रेशर की हमने रेशो निकाली विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर, तो किसके इक्वल आ गया, काई के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, काई के इक्वल आ गया। एंड ये अपने फिर एंड पे क्या है, फॉर्मूले डेराइव हो गए हैं 2, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है, अब आप अगर याद करो तो हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा है, हेनरीज लॉ, इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल्स टू काई इंटू सॉल्युबिलिटी, मतलब कि काई इंटू KH। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, और काई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, तो प्रेशर किसके इक्वल आया था, मोल फ्रैक्शन इनटू KH के इक्वल आया था, मतलब कि हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और अब हमने जो निकाला है वो किसके इक्वल आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लो सॉल्यूट ले रहे हैं तो P2 इक्वल्स टू काई2 इंटू टोटल प्रेशर। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आया है वो किसके इक्वल आया है, काई2 इंटू PT के इक्वल आया है। ठीक है, मतलब कि ये गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो P2 है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, वो किसके इक्वल आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे किसका ले लेते हैं, सॉल्यूट का ही ले लेते हैं। हाँ, सॉल्यूट का ही आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो हेनरीज लॉ देखो किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस इन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। गैस इन लिक्विड, तो गैस क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट ही है, और ये प्रेशर किसका है, गैस का, तो गैस क्या है, सॉल्यूट, इसीलिए 2 नंबर ही आएगा, 1 आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, दोनों ही क्या हैं, ठीक होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि गैस ही सॉल्वेंट है, गैस ही सॉल्यूट है, लेकिन जो हेनरीज लॉ है वहाँ पे गैस सिर्फ क्या है, सॉल्यूट है, इसीलिए P2 इक्वल्स टू काई2 इंटू क्या लेंगे हम, हेनरीज कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे, हेनरीज कांस्टेंट लेंगे। यहाँ तक बात आपको अब क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। सो अब हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपको शो करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले एक बार मैं आपको चीज़ें रिवाइज करवा दूँ लास्ट टाइम। क्या है, अगर तो हम गैसियस सॉल्यूशन लेंगे तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर, चाहे आप सॉल्यूट का लो चाहे आप सॉल्वेंट का लो, वो किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ पे क्या लेंगे, टोटल प्रेशर। यहाँ पे अगर 2 लिया है तो यहाँ पे भी 2 लोगे, अगर यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे भी 1 लोगे। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, टोटल प्रेशर ही लेना है। लेकिन अगर हम गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें
तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर 2 ही आएगा, क्योंकि गैस हमेशा क्या होगी, सॉल्यूट ही होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू क्या आ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट, जो क्या है KH, क्या है KH। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। The Henry's law constant for solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 raised to the power 5 atmosphere. Calculate the mole fraction of nitrogen gas in water when it is subjected to partial pressure of 0.8 atmosphere. मतलब कि सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, कांस्टेंट की H की वैल्यू बताइए, जो क्या है 10 रेज़ टू द पावर 5 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर बताया है आपको 0.8 एटमॉस्फेयर। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, बिल्कुल ठीक, सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, मोल फ्रैक्शंस में। तो हमने अभी किया है, जस्ट अभी किया है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके इक्वल हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इनटू हेनरीज कांस्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या है हमने फाइंड करनी है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, P, जो क्या है 0.8 अपॉन में आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ये क्या है, यूनिट लेस होता है जो अपनी मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, तो अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है, अ गैस हैज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.03 मोल पर लीटर। अगर आपको सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दे दी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में ही अज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो हेनरीज लॉ है एप्लीकेबल वही होगा, जस्ट काई की जगह पे हम सॉल्युबिलिटी यूज़ कर लेंगे, मतलब कि प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू क्या आ जाएगा, अब सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। और जब इस तरीके का होता है फॉर्मूला तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू के यूनिट्स क्या होते हैं, प्रेशर वाले यूनिट्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल, -1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर अपॉन में सॉल्युबिलिटी। प्रेशर क्या है 2 atm, 2 एटमॉस्फेयर, 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो क्या है 0.03। तो यहाँ पे आ गया 0.03। ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन में 3 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। तो इसको आप आगे लिख सकते हो 20 अपॉन में 3 इंटू 100, 20 अपॉन 3 इंटू 100। तो ये ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 6 के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 6। ठीक है, तो अपने पास फिर से 20 आ गया, 6.66। तो ये कितना आ जाएगा, 6.66 इंटू 10। तो आप इसे लिख सकते हो 66.666 सो ऑन। ठीक है, ये अपनी क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आई है। अब अगला पार्ट देखो। अगले पार्ट में पूछा है, इफ़ द पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू 6 एटमॉस्फेयर कैलकुलेट द न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, अब आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में तो बताया नहीं कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो इस फॉर्मूला को तो तब भी अप्लाई कर सकते हो ना जब हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी आपको साथ ही साथ पता हो। तो इसकी बजाय आप क्या करो, मैंने आपको बताया था ना, P1 अपॉन में S1 इक्वल्स टू P2 अपॉन में S2, या फिर आप लिख सकते हो P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू
S1 अपॉन में S2। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फार्मूले हैं, दोनों क्या है, इक्वल हैं, सेम है फार्मूले, किसी को भी यूज़ करो। तो यहाँ पे देखो पहले प्रेशर कितना था, 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 0.03 कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे हमने फाइंड करनी है न्यू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ से आ गया अपने पास 3, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल आ गई है, 0.09 के इक्वल। तो सॉल्युबिलिटी अब किस में आएगी, क्या होंगे सॉल्युबिलिटी के यूनिट, ज़रा बताना मुझे। बिल्कुल ठीक, क्या होंगे, मोल पर लीटर। अब सॉल्युबिलिटी यूनिटलेस नहीं है, क्योंकि हमें जो गिवन सॉल्युबिलिटी है वो भी मोल पर लीटर में ही है, इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी हम फाइंड करेंगे वो भी मोल पर लीटर में होगी। और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फर्स्ट पार्ट में निकाला है उसके यूनिट्स ये होंगे, ना कि सिर्फ एटमॉस्फेयर होगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरे जो हैं ये यूनिट्स होंगे, एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल रेज़ टू द पावर -1। यहाँ तक अब हमको बात क्या हो गई है, क्लियर। हाँ जी, तो अब देखो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, अब इसमें हमसे पूछा है, इफ़ नाइट्रोजन गैस इज़ बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स, क्या पूछा है, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, assume that nitrogen gas exerts partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for nitrogen gas at 298 Kelvin is 98.7 किलोबार। सबसे पहले तो इसी चीज़ को ध्यान देना कि पूछा दिया किस में है हमें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट किलो बार्स में गिवन है। अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बार में गिवन है, मतलब कि प्रेशर के यूनिट्स में गिवन है, ये भी प्रेशर के यूनिट्स, ये तो प्रेशर के ही यूनिट्स हैं, दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल लेंगे, मोल फ्रैक्शन के इक्वल लेंगे, मतलब कि काई के इक्वल लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ इससे पहले एक आपको समझानी है, वो समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर की। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, 1 लीटर वाटर लेंगे, 1 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, मतलब कि 1000 ml ऑफ H2O। ठीक है, और अगर हम डेंसिटी क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, डेंसिटी हम 1 ले रहे हैं, एक्चुअली 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 1000 ml में 1000 ग्राम्स ही वाटर के होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे अपने पास, 1000, मतलब कि गिवन मास ओवर मोलर मास। 1000 ग्राम अभी हमने गिवन मास निकाला है ना, तो 1000 ग्राम अपॉन में 18, ये आ जाएगा 55.55। क्या आ जाएगा, 55.55। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 55.55, और वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर है। वॉल्यूम जो लेते हैं हम लीटर्स में लेते हैं, तो 1 लीटर आ गई, तो मोलैरिटी भी कितनी आ गई है, 55.55 मोलर, या मोल पर लीटर लिख लो आप, मोल पर लीटर। ठीक है, एक बार देखो इसको ध्यान से, क्या किया, मोलैरिटी हमें पता है प्योर वाटर की, हमने फाइंड करनी है। उसमें क्या है, हम 1 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब कि 1000 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो 1000 ग्राम्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 55.55। मोलैरिटी फिर किसके इक्वल हो जाएगी, 55.55 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अब अगर हम इसी को ही आगे सॉल्व करें, अब हमें पता चल गया
मोलारिटी या फिर नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर हमें पता चल गया। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या है, काई किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या है यहाँ पे, वाटर है। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, अगर हम हेनरीज लॉ को यूज़ करें तो काई किसके इक्वल होती है, प्रेशर अपॉन में हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर कितना है अपने पास, 0.987 बार, 0.987 बार। ठीक है, और हेनरीज कांस्टेंट क्या है, 98.7 किलो बार है। किलो बार है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब क्लियर है बात। अब इसको देखो, इसको भी हम 98.7 लिख सकते हैं और 2 ज़ीरोज़ हम नीचे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा अपने पास। और यहाँ पे क्या बच गया, 3 और 2। यहाँ पे एट द एंड काई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻5। कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻5। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमने निकालने हैं, हम उसको क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं, मान लो P, मान लो P भी नहीं मानो, A मान लो, चलो A अपॉन में A प्लस क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लोगे, लिक्विड लोगे। लिक्विड 1 लीटर है तो 1 लीटर में कितने मोल्स थे, हमने अभी बात की थी 55.55, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻⁻5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखो, अब करेंगे हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र, तो क्या आ जाएगा, A इज़ इक्वल्स टू A इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं, प्लस 55.55 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 10⁻⁻5। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 55.55 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो 1 माइनस 10⁻⁻5 को अगर हम सॉल्व करें, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10⁻5 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख लेंगे, 10⁻⁻5 अपॉन में 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5। इसको सॉल्व नहीं करना तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखो, A की वैल्यू निकालनी है हमने, तो A किसकी इक्वल आ जाएगा, 55.55 इंटू 10⁻⁻5। और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या वैल्यू आई थी, 10⁻⁻5 माइनस 1। और डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, 10⁻⁻5। ये डिवाइड है, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 आ जाएगा। यहाँ तक अब हमें बात क्या हो गई है क्लियर। तो ये क्या आ गई है, A की वैल्यू आई है। A क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमने मोल्स में निकाले हैं और हमने पूछा किस में है, मिली मोल्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं, मिली मोल्स पूछे हैं। तो इसको हम क्या है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपनी वैल्यू आई है। तो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्या है क्लियर हो गई होंगी।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि इसमें क्या थे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, नंबर्स थी, वो ऊट पटांग थे। ठीक है, वैसे क्या था, ठीक ठीक था, मतलब कि क्वेश्चन अच्छा था। आप इसे एक बार दोबारा अगर समझना है तो देखो एक बार। क्या किया, नाइट्रोजन गैस को बबल किया थ्रू वाटर एट 298 केल्विन। हमें मिलीमोल्स पूछे हैं गैस के, जो किस में होंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व होंगे। एज्यूम दैट नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार एंड गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस एट 298 केल्विन इज़ 98.7 किलो बार्स। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। क्या किया, सबसे पहले हमने काई की वैल्यू निकाली। काई किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में हेनरीज कांस्टेंट के। ठीक है, अब देखो आगे, हमने यहाँ पे मिली मोल्स निकाल लिए। ये क्या है, अब मिली मोल्स में है ए की वैल्यू। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकाली थी। ये आपने हमेशा ही याद रखनी है कि क्या होती है, 55.55 मोलर होता है प्योर वाटर। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। आज का लास्ट चीज़ एक हमने समझनी है, वो करके एंड देन बाय बाय। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमने फैक्टर्स तो किए हैं किसके, गैस इन लिक्विड के। ठीक है, हमने कौन कौन से फैक्टर्स किए हैं, नेचर किया है, प्रेशर किया है, टेम्परेचर किया है। नेचर अब सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर हमने प्रायोरिटी ऑर्डर लेना हो तो किसका लेंगे, किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसे देंगे, प्रेशर को। किसे देंगे, प्रेशर को। इसके बाद टेम्परेचर को, एंड इसके बाद किसको देंगे, नेचर ऑफ गैस को। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी गैस इन लिक्विड। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसके बाद हम उसे देखेंगे अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है फिर हम देखेंगे कि नेचर ऑफ गैस क्या है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो ये अपना टॉपिक भी क्या है, एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, जिसे हम नॉर्मली लिक्विड सोल्यूशन कह लेते हैं, उसको हम स्टार्ट कर रहे होंगे। So thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.